तो ये हमारा हिस्ट्री का 5th वीडियो है, ठीक है, जो हम लोग का सेकेंड चैप्टर चल रहा था सुधार, विशेषता एवं अवलोकन, उसी का 2.1 हम लोग खत्म कर चुके थे। 2.2 का ये लास्ट वीडियो रहेगा। इस वीडियो के बाद 2.2 भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने 1 से लेकर 4 नंबर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप जाकर पहले उसको देख लिए, उसके बाद ही ये 5th वीडियो को देखिएगा। हम लोग जो 2.2 में स्टार्ट किए थे उसमें क्या स्टार्ट किए थे कि बंगाल में किस प्रकार से शिक्षा में सुधार किया गया, इन चीज़ों को पढ़े थे। किस तरीके से चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद लॉर्ड मैकाले का नियम आया था, ठीक है, लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र आया था, उसके बाद वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, राजा राम मोहन राय का मैंने पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ाने में किस प्रकार से उनका योगदान रहा, राधा कांत देव का किस प्रकार से योगदान रहा, ड्रिंक वाटर वैक्यूम का किस प्रकार से योगदान रहा। उसी प्रकार से एक ईसाई थे डेविड हेयर, उन्होंने भी राजा राम मोहन राय और राधा कांत देव के साथ मिलकर पाश्चात्य मतलब अंग्रेजी जो शिक्षा है उसको बंगाल में बोलो या भारत में बढ़ाने में, विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान निभाया। उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, डेविड हेयर, ठीक है, डेविड हेयर, इन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेविड हेयर के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पूछेगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि पाश्चात्य सभ्यता को भारत में या बंगाल में विकसित करने में डेविड हेयर का क्या योगदान रहा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछेगा, उसी को हम कैसे लिखेंगे। देखो, सन 1775 ईस्वी में डेविड हेयर का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। स्कॉटलैंड के ये मूल निवासी थे। 1800 ईस्वी में भारत आए थे और 1800 ईस्वी में कब आ गए, भारत आ गए। शीघ्र ही घड़ी व्यवसाय के द्वारा समृद्ध बन गए। घड़ी व्यवसाय मतलब इनका घड़ी का वॉच जो होता है, वॉच घड़ी, ठीक है, उनका बिजनेस था, उनका व्यवसाय था, और वही बिजनेस को लेकर ये भारत में आया, ठीक है। वॉच मैकेनिक थे, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, वॉच का बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया, घड़ी का बिजनेस स्टार्ट किया, और धीरे धीरे वो जो बिजनेस था, जो व्यवसाय था, वो क्या हुआ, फला फूला और बहुत ही समृद्ध हो गए, मतलब धनी व्यक्ति बन गए। परंतु शीघ्र ही इनका ध्यान भारत की दयनीय दशा पर आ गई और उन्होंने अपने आप को उनके उत्थान में समर्पित कर दिया। ये अन्य अंग्रेजों के तरह नहीं थे। अन्य अंग्रेज जो यूरोपीय व्यापारी आते थे वो क्या करते थे, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था पुराने समय में, ठीक है। वहाँ से लोग आते थे, यहाँ अपना व्यवसाय करते थे, बहुत सारा धन अर्जित करते थे, पैसा अर्जित करते थे और फिर अपने देश चले जाते थे। लेकिन उन जैसे अंग्रेजों के जैसा ये नहीं थे, डेविड हेयर उनके जैसा नहीं थे। ये भारत आए, यहाँ अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस बढ़ा, ठीक है, व्यवसाय पूरा फला फूला, ठीक है, और इन्होंने बहुत धनराशि भी अर्जित किया उस व्यवसाय। लेकिन इनका फिर ध्यान यहाँ के गरीब आम आदमियों पर गया कि इनकी जो दशा है बहुत ही दुर्गति दशा है, बहुत बुरा इनका दशा है, पढ़े लिखे नहीं है, इनको बहुत कुछ की जानकारी नहीं है, किस प्रकार से अंग्रेज इनको गुलाम बना के रखे। इन सब चीज़ों पर उनकी नज़र गई और उन्होंने अपने आप को इनकी दशा हमारी दशा मतलब भारतीयों की दशा को सुधारने में अपने आप को सौंप दिया, ठीक है। डेविड हेयर का मानना था कि इस समय भारतीयों की सबसे बड़ी आवश्यकता अंग्रेजी शिक्षा है। उनका मानना था कि भारत में जो भी अंधविश्वास फैला है, ठीक है, कुप्रथा है, इन सब को और जितने भी तरह की जो दिक्कतें हैं उन सब को सुधारने का एक ही रास्ता है, वो क्या है, इन सब भारतीयों को किस प्रकार की शिक्षा जाए, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए, उनका ये मानना था। ये राजा राम मोहन राय के घनिष्ठ मित्र थे, घनिष्ठ मतलब बेस्ट फ्रेंड टाइप का, ठीक है। तो ये राजा राम मोहन राय के परम मित्र बोलो या घनिष्ठ मित्र थे। जब राजा राम मोहन राय के मुख से हिंदू कॉलेज की स्थापना की बात चली तो इन्होंने भी इस कार्य में सही आयता कि और 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। ये सब हम लोग पहले राजा राम मोहन राय जब पढ़े थे तो वहाँ भी ये सब पढ़े थे। तो राजा राम मोहन राय के इन्होंने सहयोग किया था, हिंदू कॉलेज की जब स्थापना हुई थी वहाँ पे राजा राम मोहन का सहयोग किया था, ठीक है। हिंदू कॉलेज को ही बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बोला गया, ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से अभी के समय में जाना जाता है। और प्रेसिडेंसी कॉलेज यानी हिंदू कॉलेज की जब स्थापना हुई तो उस समय जो ज़मीन, जिनके ज़मीन पर यह कॉलेज निर्माण किया गया ना, वो ज़मीन किन्होंने दिया था, डेविड हेयर ने ही दिया था। इस महत्व को याद रखना। सन 1818 में इन्होंने हेयर स्कूल की स्थापना की। हेयर एक प्रकार का विद्यालय है जहाँ अभी के समय में 1 से लेकर 12 की पढ़ाई होती है, ठीक है, बंगाल में ही है 1 से लेकर 12 की पढ़ाई होती है। ये बहुत पुराना 1818 में अभी स्कूल बना था, अभी भी इसमें पढ़ाई होती है 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो इस स्कूल की स्थापना डेविड हेयर ने ही की थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस स्कूल की स्थापना की, कि अंग्रेजी माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों को समझदार बनाया जाए। अच्छी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए डेविड हेयर ने राधा कांत देव के सहयोग से 1818 में कलकत्ता स्कूल सोसाइटी की स्थापना की। तो पूछेगा कलकत्ता स्कूल ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो राधा कांत देव की सहायता से डेविड हेयर ने
नहीं उसकी स्थापना की। भैया कलकत्ता स्कूल सोसाइटी क्या है? क्या एक सोसाइटी है? नहीं। समझ लो कलकत्ता स्कूल सोसाइटी बोलने का मतलब इस प्रकार का एक पुस्तक भंडार है जहाँ पे विभिन्न प्रकार की नई नई पुस्तकें छपी जाती है, बेची जाती है और वहाँ पे विभिन्न प्रकार की पुस्तकें रखी रहती है। ठीक है, अंग्रेजी साहित्य से संबंधित, पाश्चात्य संस्कृति से संबंधित विभिन्न प्रकार की पुस्तकें वहाँ पे छापी जाती थी उस जगह पे। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का क्रय विक्रय होता था, बेच लेन देन होता था। स्त्री शिक्षा के उद्देश्य से इन्होंने 1824 ईस्वी में लेडीज सोसाइटी फॉर नेटिव फीमेल एजुकेशन की स्थापना की। स्त्री शिक्षा पे भी इनका ध्यान किया और उसीलिए उन्होंने 1824 में लेडीज सोसाइटी फॉर नेटिव फीमेल एजुकेशन की स्थापना की, जहाँ पे स्त्रियों की शिक्षा दी जाती है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए ठनठनिया, कालीतल्ला और अड़पुली में स्कूलों की स्थापना की। इन जगहों पे भी उन्होंने देखा कि इन जगहों पे भी जो भारतीयों की दशा बहुत दयनीय है, इसलिए अलग अलग जगहों पर इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाली स्कूलों की स्थापना की। उन्हीं जगहों में से कुछ है ठनठनिया, कालीतल्ला और अड़पुली में उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों की स्थापना की। जब 1842 में इनकी मृत्यु हुई तो मिशनरी ने इनके कब्र के लिए जगह नहीं दिया क्योंकि वो इसे ईसाई नहीं मानते थे। अंत में इनके शरीर को हेयर स्कूल और प्रेसिडेंसी कॉलेज के मैदान में दफनाया गया। हुआ क्या था, जो डेविड हेयर थे वो धर्म से क्या थे, ईसाई थे। और यहाँ पे जो मिशनरी थे, समझ लो जो फादर, ईसाइयों के धर्मगुरु होते हैं, फादर या पोप जिनको बोलते हैं, वो सब चाहते थे यहाँ पे कि ईसाई, ये जो डेविड हेयर है जिनका भारत में बहुत उस समय लोगों के बीच ये बहुत प्रसिद्ध थे, वो चाहते थे कि जो डेविड हेयर वो क्या करे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करे, भारतीयों के बीच ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करे। लेकिन ये इस चीज़ का विरोध करते थे, वो माने इस चीज़ का विरोध करते थे, वो चाहते थे, माने ईसाई धर्म का समर्थक थे, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती किसी धर्म में अपनाना ये गलत काम है। ठीक है, हम ज़बरदस्ती किसी को इस धर्म में बोले बदल जाओ, तो ये सब चीज़ें जो हो रही थी वो गलत था और उस चीज़ों का ये विरोध करते थे। ईसाई मिशनरी ज़बरदस्ती या लालच से लोगों को बहला फुसला के ईसाई बना रहे थे, वो इस चीज़ का विरोध करते थे, इसीलिए ईसाइयों के नज़र में ये चढ़ गए थे, ईसाई मिशनरी जो थे उनके नज़र में चढ़ गए थे। ठीक है, और जब इनकी मृत्यु हुई तो ईसाई मिशनरी, उन लोग का जो कब्रिस्तान टाइप का होता है जहाँ पे ईसाइयों को दफनाया जाता है, तो उन जगहों पे ईसाई मिशनरियों ने बोला कि यहाँ पे तो सिर्फ ईसाई को ही दफनाते हैं और ये हम इन्हें ईसाई नहीं मानते, हम यहाँ पे इनको दफनाने नहीं देंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, 1842 में भारतीयों का जो, मैंने देखो इतना सारा काम किया ना, तो भारतीयों का जन समूह पूरा, जब इनकी मृत्यु हुई, जब इनकी मृत्यु का वो जो इनका शरीर, पार्थिव शरीर को ले जाया गया, तो भारतीयों का जन समूह पूरा रोड सड़क पे जमा हो गया, बहुत बड़ी संख्या में जमा हो गया। ठीक है, इसी से पता चलता है इनकी भारतीयों में या भारत में उस समय क्या लोकप्रियता थी। ठीक है, जमा हो गई और अंत में क्या हुआ, इन्हीं के द्वारा जो स्कूल दिया गया, स्कूल बनाया गया था हेयर स्कूल, या फिर इन्होंने जो ज़मीन दिया था हिंदू कॉलेज यानी प्रेसिडेंसी कॉलेज को बनाने के लिए, ठीक है, उसी ज़मीन में इनके शरीर को, इनके पार्थिव शरीर को दफनाया गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा तुमको डेविड हेयर कौन थे। डेविड हेयर एक ईसाई थे, विदेशी थे, अंग्रेज थे, लेकिन तब भी उन्होंने भारतीयों की क्या मदद की। ठीक है, और भारतीयों की मदद करते करते इनके धर्म वाले ही इन्हें ईसाई नहीं मानते थे। सोच सकते हो, तो सारे अंग्रेज बुरे नहीं थे। ठीक है, कुछ अंग्रेज, मैंने अधिकतर बुरे थे, लेकिन कुछ अंग्रेज वहाँ पे क्या थे, अच्छे थे, जो चाहते थे कि भारतीयों का विकास हो, उन्नति हो, और उसी में से एक थे कौन, महान डेविड हेयर। ठीक है, तो इनके बारे में जब भी लिखना आएगा तुम लोग लिख सकते हो। ये इतने जागरूक थे, मतलब ये सिर्फ स्कूल खोल दिए, मैंने यहाँ पे स्कूल खोल दिए, वहाँ पे स्कूल खोल दिए, पैसा है, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, समझ रहे हो ना, कि मेरे पास पैसा है, इनके पास घड़ी के व्यवसाय से बहुत ज़्यादा पैसा हो गया था, धन अर्जित हो गया था, तो ये नहीं कि यहाँ पे एक जगह खोल दिए, वहाँ जो खोल दिए, वहाँ खोल दिए। इन्होंने जहाँ खोला था, कुछ समय पे सारे विद्यालयों में जाते थे और लोगों से पूछते थे किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, विद्यार्थियों से पूछते थे किस प्रकार से पढ़ाई हो रही है, तुम्हारी प्रगति हो रही है, नहीं हो रही है, सब चीज़ों का पूरा मैंने जो जिम्मा होता है सब चीज़ों का संभालने का, सब इनके ऊपर ही था। तो बोल सकते हो ये एक जागरूक व्यक्ति थे जो सच में चाहते थे कि भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा मिले या किसी भी माध्यम से, बंगला माध्यम से शिक्षा मिले, और क्या, शिक्षा ही आदमी को विकसित बना सकता है। ठीक है, ये सब हम लोग पहले भी थोड़ा मोड़ा पढ़े थे। ठीक है, शिक्षित आदमी ही क्या करेगा, समाज को अच्छा कल देगा। तो यही सब, इसी विचारधारा से इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में अपनी सारी धन संपत्ति, अपना सारा जीवन लगा दिया। ठीक है, तो डेविड हेयर के बारे में तुम लोग यहाँ से लिख लो, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते, पहले इसको लिख लो।
अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया किस प्रकार से अंग्रेजों ने या भारतीयों ने मिलकर भारत में पाश्चात्य शिक्षा को विकसित किया। उसमें राधा कामदेव या फिर राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, ठीक है, और ड्रिंक वाटर बैथुन, इन जैसे महान व्यक्तियों का प्रमुख हाथ रहा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में किस प्रकार से जो अंग्रेजों की जो इलाज करने का तरीका है, मेडिकल सिस्टम है, उसको विकसित किया गया। तुम लोग को जैसे पता ही होगा कि भारत में पहले जो इलाज करने का तरीका था वो जड़ी बूटी की सहायता से, औषधियों की सहायता से क्या होता था, इलाज होता था। लेकिन अभी के समय तुम आसपास किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी दवाखाना में चल जाओगे तो वहाँ पे देखोगे क्या होगा, सुई रहेगा, विभिन्न प्रकार के यंत्र रहेगा, एक्सरे मशीन रहेगा, मेडिसिन रहेगा, विभिन्न प्रकार के मॉडर्न मेडिसिन रहेगा जिसकी सहायता से अभी इलाज किया जाता है। तो तुम लोग बोलोगे भैया हम लोग का जो प्राचीन सभ्यता था, तरीका था, वो क्या हुआ, धीरे धीरे वो विलुप्त हो गया, वो खत्म हो गया। और अंग्रेजों का ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये पहले अंग्रेजों के देश में थी और वहाँ से अंग्रेजों ने यहाँ पे लाया और ये धीरे धीरे इलाज करने का तरीका धीरे धीरे भारत में या बंगाल में विकसित हुआ। तो अब हमको उसके बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपनी जो चिकित्सा की व्यवस्था है भारत में विकसित करने की शुरुआत की, हमको उसी के बारे में पढ़ना है। तो उसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। और वहाँ उसमें उन्होंने क्या किया, अपने देश से विभिन्न प्रकार के डॉक्टर, विभिन्न प्रकार की किताबें, विभिन्न प्रकार के यंत्रों को मंगाया, मतलब वही यंत्रों मतलब मशीन, वो इलाज करने वाला मशीन, ठीक है, और कोई मशीन नहीं, इलाज करने वाला मशीन को मंगाया और उस कॉलेज में रखा और भारतीय विद्यार्थियों को लिया और उनको उनका प्रशिक्षण, मतलब उनको उन सब चीज़ों का ज्ञान विज्ञान देने लगे, शिक्षण देने लगे, जिससे क्या वो लोग भी वो सब अंग्रेजों का जो इलाज करने का तरीका है, मेडिकल सिस्टम है, उन लोगों ने क्या किया, सीखा और वो लोग क्या बन गए, डॉक्टर बन गए। और जो वैद्य वाला सिस्टम था धीरे धीरे क्या हो गया, वैद्य वाला मतलब जड़ी बूटी वाला जो सिस्टम था धीरे धीरे क्या हो गया, लुप्त हो गया। और अंग्रेजों का जो सिस्टम है मेडिकल सिस्टम वो धीरे धीरे क्या हो, भारत में विकसित हो गया। तो अंग्रेजों का जो सिस्टम है मेडिकल सिस्टम, उसको भारत में विकसित करने में सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का रहा तो रहा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। ये कॉलेज है जहाँ पे मेडिकल की शिक्षा, मतलब वही चिकित्सा की शिक्षा देने का शुरुआत अंग्रेजों ने किया। उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो क्या है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के इतिहास के बारे में 4 मार्क्स में पूछेगा तो देखो क्या है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में 1835 में किया गया था, ठीक है, कलकत्ता में किया गया था। तो क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय क्या थे, गवर्नर थे और उन्होंने क्या किया, 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। पश्चिमी औषधि विज्ञान की शिक्षा एवं चिकित्सा प्रदान करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने इसकी स्थापना की थी। मतलब पश्चिमी औषधि विज्ञान मतलब उन लोग की जो मेडिसिन की जानकारी, औषधि मतलब होता है मेडिसिन, अब पश्चिमी मतलब अंग्रेजों की, उस वेस्टर्न जो देश था, पाश्चात्य जो देश था, वहाँ पे जो मेडिसिन, विभिन्न प्रकार के मेडिसिन थी, उसकी जानकारी देने के लिए और चिकित्सा प्रदान हेतु ब्रिटिश सरकार ने इसकी स्थापना की थी। जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। नाम से ही पता चल रहा है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना क्या हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। और इसका ब्रिटिश सरकार ने इस कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना क्यों की थी, तो पहला 2 कारणों से किया था। पहला तो यहाँ के जो बीमार आदमी है, जो बीमार पड़ेंगे, भारतीय जिनका इलाज करवाने की ज़रूरत है, उनके लिए एक हॉस्पिटल की ज़रूरत था। तो इन्होंने क्या किया, कॉलेज खोल दिया। कॉलेज में एक अलग 2 सेक्शन, मैंने 2 काम होता था उस कॉलेज में, इलाज भी होता था और पढ़ाई भी होता था। तो जो बीमार थे वो अपना इलाज करवाते थे और जिनको वो सब चीज़ें सीखनी थी, उन लोगों को इलाज करने का तरीका सीखना था, वो वहाँ पर आके शिक्षा ग्रहण करते थे। इन्हीं 2 उद्देश्यों के साथ उन्होंने क्या किया, इस कॉलेज की स्थापना की। एम.जे. ब्रामले इसके प्रथम प्रिंसिपल थे। एम.जे. ब्रामले कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थे। 50 विद्यार्थियों को लेकर यह संस्था आरंभ की गई। आरंभ में लड़कियों को प्रवेश नहीं दिया गया, लेकिन 1883 ईस्वी में यह प्रतिबंध हटा दिया गया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाली प्रथम महिला कादम्बिनी गांगुली थी। हुआ क्या, आरंभ में स्टार्टिंग में लड़कों को ही इसमें दाखिला दिया जाता था, लड़कियों को दाखिला नहीं दिया जाता। लेकिन 1883 में ये जो सिस्टम था उस सिस्टम को हटा दिया गया और ये निर्णय लिया गया कि अब लड़कियों को भी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया जाएगा। और उसी समय जो उस कॉलेज में जैसे ही नियम हटा, जैसे ये प्रतिबंध हटा दिया गया, उस नियम में पहली महिला कौन थी जिन्होंने दाखिला लिया कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में, तो वो थी कादम्बिनी गांगुली। इस चीज़ को याद रखना, कादम्बिनी गांगुली भारत की
पहली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया या कॉलेज में दाखिला लिया। 1836 ईस्वी में मधुसूदन गुप्त भारत के प्रथम व्यक्ति बने जिन्होंने मानव शरीर का चीरफाड़, यहाँ लिखा है चीरफाड़ किया था। मतलब उस 1836 से पहले किसी भी भारतीय ने किसी व्यक्ति का इलाज करने के लिए उसके शरीर का चीरफाड़ नहीं किया था, या चीरफाड़ करने का तरीका उनको नहीं आता था, उनके पास यंत्र नहीं था, वो सब चीज़ें नहीं थी जिनकी सहायता से किसी व्यक्ति का चीरफाड़ करके, समझ लो किसी का किडनी खराब हो गया तो अभी क्या होता है, किडनी को चीरफाड़ करके यहाँ से निकाल दिया जाता है। तो ये सब जो निकालने का तरीका है, जो भी है, रे दिया जाता है या किसी प्रकार से जो सिस्टम तरीके से इलाज किया जाता है, ये सब अंग्रेजों का था और उस समय भारत में ये सब विकसित नहीं था। तो क्या हुआ, वो जो कौन, मधुसूदन गुप्त उस कॉलेज में दाखिला लिया और प्रैक्टिस करना पड़ता है। जो भी होता है ना, जो भी MBBS या फिर डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, वो क्या करते हैं, एक डेड बॉडी रहता है, तुम लोग फिल्मों में भी देखा होगा, डेड बॉडी होता है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो अंग होते हैं उसको काट छाट के वो लोग क्या करते हैं, उसका इलाज करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानव शरीर का चीरफाड़ करके इलाज करने का तरीका सीखा था। पूछेगा, ठीक है, इनसे पहले ये तरीका कोई किन्होंने इस प्रकार के तरीके का नहीं सीखा था, ठीक है, जो वेस्टर्न था, माने उस समय तो अंग्रेज लाया ही ये तरीका था और ये भारत के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने मानव शरीर का चीरफाड़ करके इलाज करना सीख रहे थे, ठीक है। कामिनी गांगुली भारत की पहली महिला चिकित्सक बनी। कामिनी गांगुली भारत की पहली महिला चिकित्सक बनी। कामिनी गांगुली के पहले किसी भी भारतीय महिला ने चिकित्सक मतलब डॉक्टर की पढ़ाई नहीं पढ़ी थी और भारत की पहली डॉक्टर, अगर बोलना चाहो भारत की पहली डॉक्टर कौन थी, कामिनी गांगुली। इनसे पहले कोई भारत की महिला डॉक्टर नहीं थी। महिला डॉक्टर का बात करें, पुरुष डॉक्टर तो ये सब थे। मधुसूदन गुप्त, उमाचरण सेठ, राजकृष्ण दे, द्वारकानाथ गुप्त इस कॉलेज के प्रथम बैच के विद्यार्थी थे। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में जो 50 विद्यार्थियों ने एक साथ दाखिला लिया था उनमें से ये प्रमुख थे मधुसूदन गुप्त, उमाचरण सेठ, राजकृष्ण दे, द्वारकानाथ गुप्ता इस कॉलेज के प्रथम बैच के मतलब 1835 के स्टूडेंट थे। तो समझ में आ गया होगा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के इतिहास के बारे में। अब यहाँ पे तुम मधुसूदन गुप्त के बारे में भी पूछा जाता है थोड़ा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि मधुसूदन गुप्त कौन थे, ठीक है, जो मानव शरीर का पहली बार चीरफाड़ करने का तरीका सीखे थे। तो वही देखो, सन 1800 में इनका जन्म बंगाल के एक वैद्य परिवार, वैद्य मतलब क्या होता है कि पुराने ज़माने में जड़ी बूटी की सहायता से जो इलाज करते थे उनको वैद्य बोला जाता था। आज के ज़माने में उन्हीं को डॉक्टर बोला जाता है। मतलब वो चीरफाड़ करके मेडिसिन देके, सुई देके जो इलाज करते थे उनको डॉक्टर बोला जाता था, और जो जड़ी बूटी की सहायता से, औषधियों की सहायता से, आयुर्वेद की सहायता से इलाज करते हैं उन्हें वैद्य बोला जाता था, ठीक है। उनके वैद्यक की शिक्षा संस्कृत कॉलेज से प्राप्त किया उन्होंने। मधुसूदन गुप्त ने जो अपनी वैद्यक की शिक्षा मतलब वैद्य की जो विद्या थी वो किस कॉलेज से प्राप्त की, संस्कृत कॉलेज से प्राप्त की। मतलब जड़ी बूटी का जो ज्ञान है वो संस्कृत कॉलेज से प्राप्त किया और वहीं शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। और उन्होंने पहले तो वहाँ से शिक्षा प्राप्त कर लिया, फिर वहीं पर वो शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। तो मधुसूदन गुप्त के पास वैद्य की मैंने जड़ी बूटी का ज्ञान था, वो उस तरीके से इलाज करने का तरीका जानते थे और इसी तरीका को उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पढ़ाने लगे। बाद में जब 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई तो इन्हें यहाँ के सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। अब चूंकि ये एक वैद्य थे, डॉक्टरी से इलाज से संबंधित कार्य करते थे, जब 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई तो वहाँ पे इन्हें सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। चूँकि ये वेस्टर्न तरीके से मतलब अंग्रेज़ों के तरीके से इलाज करने का तरीका इनको नहीं पता था, लेकिन चूँकि ये कुछ जानते थे, मेडिकल से संबंधित, वैद्य से संबंधित कुछ जानते थे, इसीलिए वहाँ के जो अंग्रेज शिक्षक थे उनकी सहायता के लिए इनको नियुक्त किया गया, ठीक है। यहीं रहकर इन्होंने पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। मतलब अब वहाँ पर गए सहायक शिक्षक के रूप में, लेकिन वहाँ पर इन्होंने विद्यार्थी के रूप में क्या, वो शिक्षक की सहायता तो करते थे, अंग्रेज जो शिक्षक थे उसकी सहायता तो करते थे, लेकिन वहीं पे रख के उन्होंने क्या किया, उनके द्वारा जो विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था इन्होंने भी उसमें दाखिला ले लिया। 1835 का जो बैच थे उनमें दाखिला ले लिया और इन्होंने भी वो जो अंग्रेजों का इलाज करने का तरीका है उसको सीख लिया। 1836 में ये प्रथम भारतीय बने जिन्होंने मानव शरीर का चीरफाड़ किया। ये पूछेगा MCQ में कर रहे थे। तो मधुसूदन गुप्त के बारे में हम लोग जान चुके हैं, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के बारे में जान चुके हैं। 1835 में इसकी स्थापना हुई, कैसे कैसे आगे विकसित हुआ, महिलाओं की प्रतिबंध लगा दिया गया था, फिर महिलाओं को दाखिला दिया गया, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं।
अगर तुम लोग 2.1 और 2.2 ध्यान से पढ़े होगे तो तीन नाम आता है, मधुसूदन गुप्त, मधुसूदन राय और माइकल मधुसूदन दत्त। ये 3 नाम आता है, तीनों में तुम कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। 3 नाम कौन कौन से आता है अगर तुमको सच में पढ़े होगा ध्यान से तब। अब फाकीबाजी किया होगा तो तुमको पता नहीं होगा। मधुसूदन, ये जो आज पढ़े गुप्त, इसके पहले मधुसूदन राय और एक है माइकल मधुसूदन दत्त, ये 3। तुम भैया कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये भी मधुसूदन, ये भी मधुसूदन, ये भी मधुसूदन, लेकिन टाइटल देखो, ये गुप्त, ये राय और ये दत्त। तो माइकल मधुसूदन दत्त ये प्रथम भारतीय बोल सकते हो चिकित्सक थे जिन्होंने क्या किया था, मानव शरीर का चीरफाड़ किया था 1836 ईस्वी में, समझ गया। तो मधुसूदन गुप्त आएगा तो इसमें यही करना बोलेगा, जो भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था जिन्होंने मानव शरीर का चीरफाड़ किया था, तो यहाँ पे तुम मधुसूदन राय लिख देगा तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा, मधुसूदन गुप्त लिखना पड़ेगा, इस चीज़ को याद रखना। हिंदू पैट्रियार्क जो थी, ठीक है, पत्रिका, उसके संस्थापक कौन थे, तो मधुसूदन राय। हिंदू पैट्रियार्क के संस्थापक मधुसूदन राय थे, अलग, ठीक है। और माइकल मधुसूदन दत्त कौन थे, जो नील दर्पण जो नाटक था उसको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। नील दर्पण किस में था, बंगला में था, उसको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किन्होंने किया था, माइकल मधुसूदन दत्त। तो तीनों के बारे में अच्छे से याद रखना, किताबें में भी थोड़ी मिसप्रिंट रहती है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ये कौन थे, डॉक्टर थे, चीरफाड़ किए थे। ये कौन थे, पत्रिका, हिंदू पैट्रियार्क के संस्थापक थे, उन्होंने प्रकाशित किया था। और ये नील दर्पण जो नाटक थे उनको अंग्रेजी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। तो इन तीनों मधुसूदन के बारे में अच्छे से याद रखना। तो यह यहाँ तक हम लोग का क्या हुआ, ये खत्म हुआ। इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाते हैं, पहले इसको तुम नोट डाउन करो जल्दी। सो हम लोग का जो 2.2 था फाइनली वो भी खत्म हो गया है, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन जो है तुम लोग के भरोसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसको हम पूरा पढ़ा चुके हैं। अब तुम लोग को बना के लिखना पड़ेगा और ये क्वेश्चन आएगा तो 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग को करना पड़ेगा, हम पूरा पढ़ा चुके हैं। तुम बोले भैया 8 मार्क्स का क्वेश्चन आप बता नहीं रहे, तो देखो सब हम बता देंगे तो तुम रटंतु तोता बन जाएगा, ठीक है। रट के जाएगा, वहाँ भुला सकता है। अपने से करेगा तो तुमको समझ में पूरी आ जाएगा। और जितना हम पढ़ा है ना उसी को बस सजा के लिख देना। क्या है, भारत में या फिर बोलेगा बंगाल में पाश्चात्य शिक्षा का विकास कैसे हुआ, कैसे पाश्चात्य शिक्षा का विकास बंगाल या भारत में हुआ, इस चीज़ को तुमको लिखना है। तो तुमको पता है चार्टर एक्ट आया, फिर लॉर्ड मैकाले ने ये निर्णय ले लिया, फिर निर्णय ले लिया कि 1835 में अंग्रेजी भाषा से पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जाएगा। फिर बहुत सारे भारतीय विद्वानों ने जैसे राजा राम मोहन राय ने, राधाकांत देव ने और अंग्रेजों ने जैसे डेविड हेयर, ड्रिंकवाटर वेट्यू ने समय समय पर क्या 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 अपने काम किए, जिसके कारण क्या भारत में जो पाश्चात्य शिक्षा विकसित हुआ उसी को सजा के अच्छे से छोटा छोटा करके, जैसे हमको लिखना पहले चार्टर एक्ट के बारे में लिख देंगे, फिर लॉर्ड मैकाले ने यह निश्चय कर लिया कि 1835 में ये हुआ। उसके बाद लिखेंगे विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या समय समय पर विभिन्न विद्वानों के सहयोग से भारत में पाश्चात्य शिक्षा विकसित हुआ। 1 नंबर में लिखेंगे राजा राम मोहन राय, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या कौन से स्कूल खोले, बस 2-3 लाइन में लिख देना। उसके बाद दूसरा विद्वान लिखेंगे राधाकांत देव, उसके बाद तीसरा चौथा, इस प्रकार से चारों हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे और विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने क्या क्या विभिन्न प्रकार के स्कूल कॉलेज खोले, जिसके कारण जिसमें पाश्चात्य शिक्षा से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी लोगों को, और इसी कारण से धीरे धीरे भारत में क्या हुआ, पाश्चात्य शिक्षा विकसित हुआ। बस यही चीज़ को तुमको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। अगर नहीं लिख पाए मैंने अच्छे से लिख लेना, ठीक है, जिससे तुम्हारा ही फायदा होगा, तुम ये नुकसान नहीं होगा। और ये मत समझना कि 8 मार्क्स का भैया क्वेश्चन नहीं करवाए, ये पढ़वा दिए, बस उसको सजा के तुमको लिखना है, ठीक है। तो तुम लोग पढ़ के उसको अच्छे से लिख लेना, अगर नहीं लिख पाए तो फिर हमसे बात करना, ठीक है। पहले लिख लेना, लिख लोगे, हमको पता है तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ तक तो 2.2 भी खत्म हो गया, ठीक है। और 2.1 तो मेरा पहले ही खत्म हो चुका है और 2.2 आज खत्म हो चुका। इसमें से लास्ट में लिखा होगा कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में हम लोग डेप्थ में 5th चैप्टर जब आएगा, जहाँ पे कॉलेज विभिन्न प्रकार के कॉलेज के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी उसको छोड़ देना, उसको अगर छोड़ के बात करें तो 2.2 यहाँ पे हम लोग का खत्म हो जाता है। लेकिन अभी तक तो तुम लोग को पता चल गया होगा हिस्ट्री में भैया डेट, तारीख पे तारीख भैया, सनी देओल वाला डायलॉग याद आ गया। याद कैसे करें, जैसे वो बोलता है ना तारीख पे तारीख, तो यहाँ पे तो देख सकते हो 2.2 में से पढ़े होगे तो 20-25 तारीख आ गया। तो भैया तारीख पे तारीख है, याद कैसे करें भैया,
तो उसको याद करना नहीं है, रटना नहीं है, उसको मैंने तुमको क्या करना पड़ेगा। देखो हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। पहला तो जितना तारीख है, मैंने जितना भी काम किया, किस अवसर पे किस महीने में किया गया है, किस वर्ष किया गया है, कोई स्कूल खुला तो किस वर्ष खुला, इस सब चीज़ों को क्या करो तुम एक पेज में लिख लो, उसको कहीं पर चिपका दो, उस चीज़ को डेली पढ़ते रहो, डेली देखते रहो, अपने आप वो चीज़ें याद हो जाएगी। अब ये भैया ये हम लोग करेंगे कैसे, हम जितना नोट्स लिखा है उसी में से जितना जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको छाट लो और चीज़ों को क्या करो याद करो। पक्का डेट में तो पक्का किसी वर्ष का तारीख डेट या जन्मदिन रहता है उस पर पक्का 2-3 मार्क्स का पूछता ही है, इसलिए डेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब तुम कुछ भी बना के जब लिखोगे हिस्ट्री में तो वहाँ पे डेट अगर मेंशन करोगे ना तुमको फुल मार्क्स मिलेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। इसीलिए डेट याद करना हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन भैया वही तारीख पे तारीख, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको इस तरीके से शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये 2.2 का है, किसका है 2.2 का, ठीक है, हम ही बना दिए। तुम लोग क्या कोशिश करो, तुम लोग यहाँ से उतार लेना और इसको अच्छे से एक पेज पे लिख लेना और छाप देना, कहीं पे दीवार में चिपका देना, कहीं भी रख लेना, उसको डेली एक एक देखते रहना। ठीक है, और इसी प्रकार से 2.2 का बना लिए, 2.1 का भी बना दिए थे स्टार्टिंग में ही, 2.2 का बना दिए, 2.3 का भी कोशिश कर, जब पढ़ा देंगे तो हो सके खुद से कोशिश करना, नहीं तो हम ऐसे करके सबका बता देंगे। इसके कारण लास्ट में क्या हो जाएगा, सारे पेज को इकट्ठा करके रखोगे, लास्ट में पूरा डेट तुमको पूरा जो 1 से लेकर 8 चैप्टर है सारा का डेट तुमको एक कॉपी में रहेगा, एक पेज में रहेगा, सारा तुम याद धीरे धीरे करके याद कर दिया होगा। ठीक है, नहीं तो उसके साथ जब ये टॉपिक पढ़ेगा उसके साथ याद करने जाए तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। इन सबको पहले याद कर लो क्योंकि 2-3 मार्क्स इससे ही पूछेगा, सिर्फ इतना ही से पूछेगा, इसलिए डेट करना याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे हम लोग को पता है ये चीज़ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, 1784, तो हम ऐसे लिख लिए। उसी प्रकार बोलेगा चार्टर एक्ट 1813 कोई एक्ट था तो कब लागू हुआ, 1813 में लागू हुआ। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1825 में हुई थी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1835 ईस्वी में हुई थी। मधुसूदन दत्त द्वारा मानव शरीर का चीरफाड़ प्रथम कब हुआ था, 1836 में। तो इस प्रकार से हम पूरा 2.2 का जितना भी MCQ क्वेश्चन माने डेट वाला क्वेश्चन था सबको नोट डाउन कर दिए। यहाँ पे 21 को है, तुम लोग भी एक पेज में अच्छे से इसको उतार लेना। ठीक है, उसके बाद याद करना, फिर वो तुम्हारा तारीख पे तारीख वाला प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। रोज एक बार रटना नहीं है, रोज एक बार 2 बार बस इसको देख लेना, उस पेज को क्या करना ऊपर से नीचे ऐसे देख लेना, आराम से धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का 2.2 खत्म हो गया। इस क्वेश्चन को तुम लोग अच्छे से लिख लेना। ठीक है, 2.2 अब खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.3 स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।